हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे। हम क्लास 12th यूपी बोर्ड में आज हम स्टडी करेंगे कि आखिर जो मानव में भ्रूण विकास कैसे होता है। अर्थात ये जो मानव में जो क्या होता है, जो शिशु विकास होता है, इनमें साप्ताहिक अवस्थाएं कैसी होती हैं। अर्थात इनमें क्या होता है, इनमें विकास कैसे होता होगा, इनमें क्या होता है, इनमें विदलन कैसे पाए जाते हैं, कौन कैसे क्या है, पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम सारी टर्म्स को क्या है, हम लाइन बाय लाइन इसको क्या करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम आपको क्या करेंगे, पूरा इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम आपको क्या है, पूरा शिशु का साप्ताहिक विकास हम सब क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि शिशु का साप्ताहिक विकास में इनका वजन कितना होगा और इनकी लंबाई कितनी होगी, और साथ साथ इनके अंगों के विकास कैसे होते हैं और कौन कौन से अंग किस सप्ताह में बनते हैं। तो सारी चीजों क्या करेंगे, हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य में क्या है, मनुष्य में भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनुष्य में जो भ्रूण का विकास होता है, यह कहा जाता है कि निषेचन के बाद इनमें क्या होता है, इनमें जो प्राथमिक अवस्था बनता है तो क्या बनता है, वो युग्मनज बनता है। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है, निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो निषेचन क्या है, तो निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मक आपस में संयुग्मित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। और जो युग्मनज होती है ना, तो युग्मनज भ्रूण विकास या शिशु विकास की क्या होती है, वो प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। क्या होती है, उसे प्राथमिक अवस्था माना जाता है। अब प्राथमिक अवस्था में क्या बनता है, इसमें इनकी 3 अवस्थाएं बनती हैं। शिशु विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती है। कौन कौन सा, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। कितने अवस्था होंगे, 3 अवस्थाओं का निर्माण होता है। कौन कौन सा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगी और गैस्टुला बनता है। तो 3 अवस्थाओं का निर्माण होता है। जो मुरुलावस्था होता है इसको अस्थायी अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अस्थायी अवस्था कहा जाता है। अस्थायी अवस्था का मतलब यह कुछ ही क्या है, दिनों में क्या हो जाएंगे, एज समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब मरुला का निर्माण तभी होगा जब क्या बनेंगे, 16 कोरक खंडों का निर्माण होता है। जब क्या है, विदलन प्रक्रिया के द्वारा जब 16 कोरक खंडों का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मोरुलावस्था कहा जाता है। और मोरुलावस्था के दौरान ही क्या होता है, इनमें क्या है, विदलन प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो तूतक यहाँ पे लिखा गया है, तो तूतक का मतलब क्या होता है, इसे मोरुला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है, जाइगोट में से जो युग्मनज होता है ना, तो युग्मनज की लंबाई कितना होता है, 0.1 mm व्यास होता है। कितना होगा, 0.1 mm व्यास के होते हैं। यह लगभग निषेचन क्या बनता है, 1 घंटे के बाद इसका क्या होता है, विदलन आरंभ हो जाता है। 1 घंटे के बाद इसका विदलन तो आरंभ हो जाता है, लेकिन मोरुला का निर्माण लगभग निषेचन के 24 घंटे के बाद क्या होता है, शुरू हो जाती है। और ये कहा जाता है कि मोरुला का पूर्णतः निर्माण लगभग क्या होता है, 4 दिन के बाद बन जाता है। मतलब निषेचन के 4थे दिन के बाद क्या होता है, मोरुला का निर्माण पूर्णतः हो जाता है। ठीक है, और 4थे दिन की समाप्ति तक 4 बार क्या होता है, लगातार जब विभाजन होगा, 4 चौक 16 हो गया। तो जब 16 छोटे छोटे क्या होते हैं, कोरक खंडों का निर्माण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मोरुलावस्था कहा जाता है। तो मोरुलावस्था क्या होता है कि जब भ्रूण में विदलन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, 16 कोरक खंडों का निर्माण होता है। क्या होगा, जब 16 कोरक खंडों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी बोला जाता है मोरुलावस्था कहा जाता है। ठीक है, और मोरुला की जो माप या लंबाई होती है लगभग किसके समान होती है, वो जाइगोट के ही बराबर मानी गई। किसके समान मानी गई है, वो जाइगोट के बराबर ही क्या उसको माना गया है। ठीक है, तो मनुष्य में जो भ्रूण का विकास था, तो इसमें पहला अवस्था क्या था, पहला अवस्था मोरुला होती, मतलब तूतक होता है। तो मोरुला को अस्थायी अवस्था मानेंगे। और यहाँ पे जो विदलन प्रक्रिया होगी, तो विदलन प्रक्रिया 4 बार लगातार होगी और 4 चौक 16। जब 16 कोरक खंडों का निर्माण होगा तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को मोरुला अवस्था के नाम से जाना जाता है। और मोरुला क्या होती है, मोरुला एक प्रकार की अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है,
मोरुला क्या होगा, अस्थायी अवस्था होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मादा के शरीर के अंदर एक शिशु की क्या है, वृद्धि और एक क्या प्रवस्थाओं को क्या है यहाँ पे दिखाया गया। मतलब कि जो हमारे पास जो टोटल भाग हमारे पास है, इसे क्या बोलते हैं, इसे फीटस बोलते हैं। और जहाँ पे शिशु पूर्ण तरीके से पलता या विकसित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, एक ऐसा तरल पदार्थ जिसके अंदर शिशु का पूर्णतः क्या होता है, विकास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भ्रूणी तरल अर्थात एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एमनियोटिक सैक्स मतलब कि एक बैग पाया जाता है, जिस बैग के अंदर क्या होता है, शिशु क्या होता है, पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहता है। ठीक है, और जो शिशु होता है तो शिशु को पोषण प्रदान कौन करता है, तो शिशु को पोषण अपरा प्रदान करती है। और अपरा का निर्माण लगभग निषेचन के 21 दिन के बाद होता है। कितने दिन बाद होगा, 21 दिन के बाद क्या होता है, निर्माण होता है। तो अपरा का निर्माण क्या होता है, तो अपरा का निर्माण निषेचन के 21 दिन के बाद होता है। ठीक है, तो अपरा का निर्माण निषेचन के 21 दिन के बाद होता है, जिसे क्या बोलता है, जिसे शिशु की माता कही जाती है। यह शिशु को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और उसके पश्चात वहां से क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, और अपरा का निर्माण निषेचन के कितने दिन बाद होगा, लगभग 21 दिन के बाद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब एक कोई निषेचित अंडा जब निषेचित हो जाता है तो क्या होता है, तो क्या करता है, पश्चाभिक्रिया एवं पेशी संकुचन के द्वारा क्या होगा, पेशी संकुचन के द्वारा अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ता है और जाके कहाँ स्थापित हो जाता है, और जाके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। कहाँ स्थापित होगा, वो आगे चल के गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एक निषेचित अंडा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी के रास्ते से होते हुए गर्भाशय में जाकर के 8 दिन के अंदर मतलब 1 सप्ताह में स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गर्भाधान कहा जाता है। तो गर्भाधान क्या होता है, तो गर्भाधान वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक निषेचित अंडा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी के रास्ते से होते हुए एक गर्भाशय में जाके पूर्ण स्थापित हो जाता है, जिसका क्या होने लगता है, विकास होने लगती है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गर्भाधान कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये निर्माणित होते होते क्या होते हैं, एक गर्भाशय में पहुंचते हैं। और इनकी जो मोरुला अवस्था जब निर्माण होता है तो उस दौरान उनमें क्या होता है, उनके कोशिका द्रव्य की क्या होती है, वृद्धि नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको कि जब मोरुला अवस्था की बात होगी तो मोरुला अवस्था का जब निर्माण होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव्य में क्या होती है, किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। मतलब कि इसमें किसी प्रकार का वृद्धि नहीं होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें आनुवंशिक पदार्थों की क्या होती है, इनमें वृद्धि होता है। किसका वृद्धि होगा, इसमें आनुवंशिक पदार्थों में क्या होता है, इनमें वृद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इनमें जो कोशिका होता है ना, तो जो कोशिका होता है तो कोशिकाओं में इनमें 2 परतें बनती हैं। क्या बनती है, 2 परतें बनती हैं। एक बनता क्या है, बाह्य कोशिकीय स्तर बनता है, और दूसरा क्या बनता है, भीतरी कोशिकीय पिंड का निर्माण होता है। तो जो बाह्य कोशिकीय स्तर होता है ना, तो इनकी कोशिकाओं से पोषक कोरक का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब किसका निर्माण होगा, मतलब इनसे निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और जो आगे चल के किससे हो जाते हैं, जो आगे चल के अपरा का निर्माण कर देते हैं, अर्थात जो अपरा में जाके परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो भीतरी कोरक पिंड होता है, जो भीतरी क्या है, कोशिकीय पिंड होता है, यह क्या होते हैं, ये कोशिकाओं का समूह माना गया है। इन्हें क्या बोला माना गया है, इन्हें कोशिकाओं का समूह माना जाता है। ठीक है, और इन्हें कॉमन भाषा क्या बोलते हैं, इन्हें भ्रूणबीज भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, जो भीतरी कोशिकीय पिंड होता है इसको भ्रूणबीज कहा जाता है, जो शिशु के अंग विकास में क्या होते हैं, सहायक होंगे। क्या होंगे, जो शिशु के अंग विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण की कोशिकाएं एक गर्भाशय गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों क्या करते हैं, अवशोषण करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि जो गर्भाशय में जब भ्रूण पहुंचेगा ना, तो उसको पोषक तत्व प्रदान होने लगती है।
जो कहाँ से मिलता है उसको, उसको गर्भाशय गुहा से वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन युक्त पदार्थ होता है, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या कर सकते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में गर्भाशयी दुग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे गर्भाशयी दुग्ध कहलाता है। तो जो गर्भाशयी दुग्ध होता है तो शिशु के वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और यह जोना पेलुसिडा आवरण में से भ्रूण के अंदर क्या होता है, ये आता है। इसके पश्चात पोषण लेते हुए भ्रूण में 2 से 3 दिन तक परिवर्धन होता रहता है। क्या होगा, जब यहाँ से पोषक पाएंगे ना, इनमें क्या होगा, 2 से 3 दिन तक इनमें क्या होता है, इनमें परिवर्धन देखने को मिलता है। और अंततः कहा जाता है कि पेलुसिडा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंततः पेलुसिडा क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाती है। ठीक है, और हमें इस चित्र में विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्पल ल्यूटियम बनाते हैं, जो कार्पल ल्यूटियम एक येलो पदार्थ होता है, मतलब एक येलो भाग होती है। ठीक है, और यह कहते हैं जब यहाँ पे शिशु, जब यहाँ पे जब भ्रूण का जब स्थापन हो जाता है ना, तो इसको पोषण प्रदान करते हैं। मतलब अपराह लगभग क्या है, 7वें दिन के बाद, मतलब निषेचन के 7वें दिन के बाद यह क्या करती है, लगभग 7वें दिन के बाद और लगभग 84 दिन तक, मतलब कि जो एक कार्पल ल्यूटियम होता है, तो कार्पल ल्यूटियम निषेचन के 7वें दिन के बाद और 84 दिन तक भ्रूण को क्या करता है, यह पोषण प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो सके, भ्रूण का वृद्धि एवं विकास हो सके। और लेकिन जब यहाँ से जब परिपक्व अंडे जब बाहर निकलते हैं, इस वाले भाग में आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इनमें क्या पाई जाती है, इनमें पाई जाती है पचमावी गति प्लस इनमें क्या पाया, इनमें पेशी, इनमें संकुचन पाई जाती है, मतलब पेशी संकुचन प्लस पचमावी गति के कारण यहाँ पे निषेचित अंडा धीरे धीरे क्या होता है, आके कहाँ स्थापित हो जाता है, आके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। एक निषेचित अंडा का अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के रास्ते से होते हुए गर्भाशय में स्थापित होना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, उसे गर्भाधान कहा जाता है। ठीक है, और इनमें क्या पाए, इनमें छोटे छोटे ना इस तरीके से एक रेशे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनको गति प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये जो जिस भाग से जुड़ा होता है, ये इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसे ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। और जो अपरिपक्व अंडे अंडाशय के जिस भाग में संचित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे, स्ट्रोमा। मतलब कि अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, अपरिपक्व अंडे पाए जाते हैं। मतलब कि अंडाशय का वह भाग जहां पर अपरिपक्व अंडे संचित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे खास बातें हैं कि जब भ्रूण यहाँ पे स्थापित होता है, तो एक ही दीवार से एक तरल पदार्थों का क्या होता है, स्रावण होता है। मतलब गर्भाशयी दीवार से क्या होगा, एक तरल पदार्थ का स्रावण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे गर्भाशयी दुग्ध कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जिसको गर्भाशयी दुग्ध के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये गर्भाशयी दुग्ध क्या होता है, एक गर्भाशय की दीवारों से साबित होंगे। कहाँ साबित होंगे, एक गर्भाशय की दीवारों से साबित होते हैं, जो इस भ्रूण की क्या होता है, वृद्धि एवं विकास के क्या करते हैं, ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं। गर्भाशयी दुग्ध में किसकी मात्रा ज्यादा होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाले चित्र में दिखाया गया है कि मतलब कि यहाँ पे एक निषेचित अंडा था, ये जब आगे बढ़ते हुए इनमें क्या होता है, इनमें लगभग 16 कोरक खंडों का निर्माण हो जाता है। और जब 16 कोरक खंडों का निर्माण हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को मोरुला अवस्था कहा जाता है। और मोरुला क्या होती है, एक अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं गर्भाशयी दूध। तो गर्भाशयी दूध क्या होता है, तो गर्भाशयी गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों को क्या बोलते हैं, गर्भाशयी दुग्ध कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, गर्भाशयी दुग्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसका ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक क्या होते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट की दीवार की कोशिकाएं क्या जाती हैं, चपटी हो जाती है। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट की जो दीवार की जो कोशिकाएं होती है ना, वो चपटी हो जाती हैं, जो जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और जो आगे चल के क्या होते हैं, जो आगे चल के एक आते हैं अपरा में परिवर्तित हो जाते हैं।
ठीक है। अब भ्रूण का रोपण क्या होता है, तो भ्रूण का रोपण या गर्भाधान एक ही बात है। जब एक निषेचित अंड वाली या डिंब वाली गांठ से होते हुए जब गर्भाशय में क्या होता है, पूर्ण स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद यह प्रक्रिया संपन्न होने में कितना समय लगता है, 1 सप्ताह का समय लगता है। मतलब कि गर्भाधान या भ्रूण का स्थापन होने में कितना समय लगता है, 1 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है। और दूसरे सप्ताह का विकास, दूसरे सप्ताह के विकास में क्या होता है, यहाँ पे क्या जो भ्रूण बीज नहीं होता है, तो भ्रूण बीज के क्या होते हैं, यहाँ पे 2 भाग बनते हैं। क्या बनते हैं, भ्रूण के क्या होते हैं, यहाँ पे 2 भाग बनेंगे। जो भ्रूण बीज होगा, एक क्या होगा, एक एपीब्लास्ट होगा, दूसरा क्या होगा, हाइपोब्लास्ट होता है। ठीक है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होते हैं। जो एपीब्लास्ट होता है ना, ये आगे चल के क्या होता है, जैसे ये एमनियोटिक गुहा का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे, ये एमनियोटिक गुहा का निर्माण करते हैं। और जो एमनियोटिक कला होती है, तो उसके बाहर का चपटी होकर के क्या करते हैं, उसके बाहर की उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, यह चपटी होगी उसको बाहर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है। और जो हाइपोब्लास्ट होता है, तो हाइपोब्लास्ट एक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट स्तर के नीचे संपूर्ण ब्लास्टोसिस्ट गुहा के क्या होते हैं, ये चारों तरफ क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नाभिक रज्जु आते हैं। तो नाभिक रज्जु क्या होता है, तो नाभिक रज्जु आप देखे होंगे कि जो क्या करती है, एक ऐसी भाग होती है जो क्या करता है, जो प्लेसेंटा को क्या करता है, भ्रूण में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से पाइप होती है। तो इसको आप समझ लीजिए कि हो गया हमारे पास ये भ्रूण भाग हो गया, और ये भाग हो गया हमारे पास अपरा हो गया। तो जो ये हमारे पास जो ये बन गया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, नाभिक रज्जु कहा जाता है। तो नाभिक रज्जु क्या होता है, इसे इंग्लिश भाषा में अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। और अम्बिलिकल कार्ड का यह काम होता है कि क्या करेंगे, अम्बिलिकल कार्ड, तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, शिशु को क्या करेंगे, ये अपरा से क्या करेंगे, इसको पोषण क्या करते हैं, देते रहते हैं। क्या करेंगे, उसको पोषण प्रदान करते रहते हैं। ठीक है। और इन्हें क्या संयोजी वृंत भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इन्हें संयोजी वृंत या नाभिक रज्जु कहा जाता है। और इन्हें जीवन की रेखा के नाम से भी क्या होता है, इनको जाना जाता है। ठीक है। और जो तीसरे सप्ताह का विकास क्या होगा, तीसरे सप्ताह के विकास में खाली 2 कोशिकाएं ही रह जाती हैं। एक रह जाता है एपीब्लास्ट और दूसरा रह जाता है हाइपोब्लास्ट। तीसरे सप्ताह में खाली हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बाद कोई भी कोशिका क्या होती है, नहीं रहती है। और अंतर्वेशन क्या होता है, अंतर्वेशन का मतलब होता क्या है, जब एपीब्लास्ट की अगल बगल की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर के क्या रहती हैं, वो हाइपोब्लास्ट में क्या रहती है, जाके धंसना शुरू कर देती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अंतर्वेशन कहा जाता है। तो अंतर्वेशन क्या होता है, जब एपीब्लास्ट की इधर उधर की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होते हुए हाइपोब्लास्ट के बीच में क्या कहते हैं, धंसने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अंतर्वेशन कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं क्या, भ्रूणी एंडोडर्म आते हैं। तो भ्रूणी एंडोडर्म का मतलब होता है क्या, कुछ कोशिकाएं हाइपोब्लास्ट की कोशिकाओं का स्थान लेकर भ्रूणी एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। मतलब कि कुछ कोशिकाएं हाइपोब्लास्ट की कोशिकाओं का स्थान लेकर भ्रूणी एंडोडर्म का निर्माण कर देती हैं, तो उसे भ्रूणी एंडोडर्म कहा जाएगा। और इनसे निम्न अंग बनेंगे, जैसे इससे आहार नाल की भीतरी दीवार बनेगा, पाचन ग्रंथियां बनेंगी, यकृत बनेगा, अग्न्याशय बनेगा, फेफड़े का भीतरी स्तर बनेगा, मूत्राशय बनेगा। फिर इसके बाद उसका जो दीवार वो बनेगी, श्वास नलिकाएं बनेंगी, थायराइड्स ग्रंथि बनेगा, पैराथायराइड्स और थाइमस ग्रंथियों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। ठीक है। क्या क्या बनेगा, जैसे आहार नाल की भीतरी दीवार हो गया, पाचन ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, फेफड़े का भीतरी स्तर, मूत्राशय की भीतरी दीवार, श्वास नलिकाएं, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड व थाइमस ग्रंथियों का क्या होता है, इनसे निर्माण होता है। ठीक है। फिर भ्रूणी मेसोडर्म आते हैं। तो जो भ्रूणी मेसोडर्म होता है ना, तो अंतर्वेशित कोशिकाएं इस एंडोडर्म तथा एपीब्लास्ट के बीच में फैल जाती हैं। अंतर्वेशित जो कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूणी मेसोडर्म कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और ये क्या क्या बनाएंगे, ये त्वचा की डर्मिस बनाएंगे, समस्त संयोजी ऊतक का निर्माण करेंगे,
और इसके बाद ये पेशी ऊतक का निर्माण करेंगे, वृक्क का निर्माण करेंगे, जनन अंगों का निर्माण करेंगे, एड्रिनल ग्रंथि, कार्टेक्स, हृदय, आहार नाल, पेशी स्तर, अंतःकंकाल, दांत का डेंटाइन और पेरिटोनियम स्तर इत्यादि क्या करेंगे, ये निर्माण करने लगते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद भ्रूणी एक्टोडर्म आते हैं। तो भ्रूणी एक्टोडर्म क्या होता है, इपीब्लास्ट में बची हुई कोशिकाएं क्या करती हैं, भ्रूणी एक्टोडर्म क्या करती है, निर्माण कर देती हैं। बोला इपीब्लास्ट में बची हुई कोशिकाएं, इपीब्लास्ट में बची हुई कोशिकाएं भ्रूणी एक्टोडर्म के क्या करती हैं, ये निर्माण कर देती हैं। और एक ही चीज निर्माण करेंगी, जैसे त्वक ग्रंथि हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया, और इसके बाद मेडुला हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, आंख, आंतरिक कान, लार ग्रंथि, दांत का इनेमल, मुख गुहा, मलाशय का भीतरी स्तर एवं पीयूष ग्रंथि का ही निर्माण करते हैं। और जब भ्रूणी एक्टोडर्म होगा तो भ्रूणी एक्टोडर्म क्या करेंगे, एक त्वक ग्रंथि, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, एड्रिनल ग्रंथि, मेडुला, पीनियल ग्रंथि, आंख, आंतरिक कान, लार ग्रंथि, दांत का इनेमल, मुख गुहा, मलाशय का भीतरी स्तर एवं पीयूष ग्रंथि का करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर आते क्या है, शिशु का साप्ताहिक विकास आते हैं। ठीक है। तो शिशु के साप्ताहिक विकास में क्या होता है, इनको निम्न सप्ताहों में बांटा गया है। पहले आते क्या है, हम 12वां सप्ताह आते हैं। तो 12वां सप्ताह में देखा जाता है कि जो शिशु की लंबाई होती है कितनी होती है, 7 से 9 सेमी होता है। इनका वजन 28 ग्राम होता है। ठीक है। और इनका क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, इनका परिसंचरण तंत्र पूरा हो जाता है। ठीक है। और इनमें अंग तंत्र भी क्या रहता है, इनका पूरा हो जाता है। क्या होगा, अंग तंत्र भी इनका पूरा हो जाता है। ठीक है। और जो 16वां सप्ताह होता है, तो 16वें सप्ताह में शिशु की लंबाई कितनी होती है, 10 से 17 सेमी होता है। और वजन 55 से 120 ग्राम होता है। और इनमें लिंग विभेदन होने लगता है। लिंग विभेदन का मतलब इसमें लड़का या लड़की, इनमें दोनों में क्या होता है, इनमें अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक है। और इनमें जो वृक्क नहीं होता है, तो वृक्क क्या करता है, इनमें यूरिन मतलब पेशाब का निर्माण करने लगता है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें हृदय धड़कन उपस्थित होने लगती है। और इनमें जो नासिका पट और कान की परत क्या होता है, बंद रहता है। क्या होगी, बंद रहेगी। ठीक है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो 12वां सप्ताह आता है, 12वें सप्ताह में शिशु की लंबाई 7 से 9 सेमी, वजन 28 ग्राम। फिर इसका जो फीटस होता है, इनमें परिसंचरण तंत्र पूरा हो जाता है, अंग तंत्र पूर्ण हो जाते हैं। फिर इसके आते हैं नेक्स्ट 16वां सप्ताह आता है। 16वें सप्ताह में 10 से 17 सेमी शिशु की लंबाई होगी। फिर 55 से 120 सेमी 20 तो इनमें जो वजन होता है कितना होता है, 55 से 120 ग्राम का वजन होगा। इनमें लिंग विभेदन मतलब लड़का या लड़की, इनमें अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। और साथ साथ इनमें क्या होता है, इनका जो वृक्क होता है वो यूरिन का निर्माण करने लगता है। और साथ साथ इनमें हृदय धड़कन उपस्थित होने लगती है। और साथ साथ इनमें क्या होता है, कान की परत और नासिका पट दोनों क्या होते हैं, दोनों ही बंद रहते हैं। ठीक है। फिर इसका आते क्या है, हम आते हैं 20वां सप्ताह आते हैं। तो 20वें सप्ताह में क्या होती है, शिशु की लंबाई 25 सेमी, वजन 2 से 223 ग्राम होता है। और संपूर्ण शरीर क्या होता है, त्वचा से ढक जाती है। और जो शिशु होता है ना, वो माता के शरीर के अंदर क्या होता है, वो घूमने लगता है। और इनमें हृदय धड़कन क्या होता है, स्पष्ट होने लगता है। ठीक है। और जो 24वां सप्ताह होता है, इसमें लंबाई कितना होता है शिशु की, 28 से 36 सेमी की लंबाई होता है। और वजन 680 ग्राम होगा। इनका वजन कितना होगा, 680 ग्राम होता है। और त्वचा इनकी कैसी होती है, सिकुड़ी हुई होती है। और इनमें आंख की भौहें और क्या नाखून क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। ठीक है। तो 20वां सप्ताह में लंबाई कितना था, 25 सेमी, वजन 223 ग्राम। संपूर्ण शरीर त्वचा से ढक जाती है। और शिशु मादा शरीर के अंदर क्या होता है, घूमने लगता है। और इसमें हृदय क्या होता है, धड़कने लगता है। ठीक है। और 24वें सप्ताह में क्या होता है, लंबाई 28 से 36 सेमी, वजन 680 ग्राम। और त्वचा सिकुड़ने लगती है। और आंख की भौहें और नाखून क्या होता है, इनमें विकसित होने लगते हैं। फिर 28वें सप्ताह में आते हैं। तो 28वें सप्ताह में क्या होता है, इनमें लंबाई लगभग 35 से 38 सेमी हो जाता है, वजन 1200 ग्राम।
लाल त्वचा होती है इनकी है, और आँख की पलकें क्या होती है इनमें, अनुपस्थित होती, क्या होती है, आँख की पलकें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती है, और आँख खुली या बंद हो सकती है, आँख क्या होगी, खुलने या बंद होने लगते हैं। ठीक है। और जो 32वां सप्ताह होता है जिसमें लंबाई 38 से 43 सेमी होगा और वजन 1500 ग्राम से लगभग 2500 ग्राम होता है, मतलब 1.5 किलो से 2.5 किलो इनका वजन हो जाता है। और जो शिशु होता है वो पूर्ण दिखाई देने लगता है और इनकी आंखें खुलने एवं बंद होने लगती हैं। और सबसे विचित्र बात, इनकी अंगुलियों पर जो अंगुली का निशान या जो चिन्ह होता है वो स्पष्ट क्या होते हैं, वो स्पष्ट स्थापित होने लगता है। और शिशु पूर्ण तरीके से मादा शरीर के अंदर क्या होता है, वो घूमने में सक्षम होने लगते हैं। ठीक है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, शिशु का क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है वो पूर्णतः बनने लगती है। तो 28वें सप्ताह में क्या होगा, 35 से 38 सेमी लंबाई होगा, 1200 ग्राम वजन होगा, त्वचा लाल होगी, आँख की पलकें अनुपस्थित होते हैं, आँख खुली या बंद हो सकती है। फिर 32वें सप्ताह में 38 से 43 सेमी लंबा होगा, यह 1.5 किलो से 2.5 किलो वजन होगा, और शिशु पूर्ण तरीके से क्या होगा, दिखाई देने लगेगी। और इनके अंगुलियों में क्या होता है, अंगुली चिन्ह क्या होते हैं, वो बनने लगता है। ठीक है, मतलब फिंगरप्रिंट इनका क्या होगा, वो बनने लगेगी। ठीक है। अब आते हैं क्या, लास्ट सप्ताह आते हैं। तो जो 36वां सप्ताह होता है इसमें क्या होती है, इसकी लंबाई इनकी 42 से 49 सेमी लंबे होते हैं। कितने होंगे, ये 42 से 49 सेमी लंबा होता है। इनका वजन 1900 ग्राम से 2700 ग्राम इनका वजन होता है। ठीक है। इनकी त्वचा कैसी होती है, इनकी त्वचा ढीली ढाली होती है और इनमें वसा स्थापित होने लगता है। और इनमें जो तरल पदार्थ नहीं होगा तो तरल पदार्थ क्या होता है इनमें, वो कम होने लगते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो 40वां सप्ताह होगा तो 40वें सप्ताह में लंबाई कितना होगा, 48 से 52 सेमी होंगे। कितने होंगे, 48 से 52 सेंटीमीटर, और इनका वजन कितना होता है, लगभग 3 किलो हो जाता है। हम ये कह सकते हैं एक शिशु पूर्ण विकसित होकर के ये रेडी हो जाता है जन्म लेने के लिए। ठीक है, रेडी हो जाएगा जन्म लेने के लिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या, प्रसव अवस्था आते हैं। तो प्रसव अवस्था में क्या होता है, जो शिशु क्या होता है वो जन्म लेता है। तो प्रसव एक ऐसी क्या समय को माना गया है जिस समय क्या होता है, शिशु जन्म लेता है। अब प्रसव के दौरान होता क्या है कि जो मादा शरीर होता है उसमें रिलैक्सिन हो गया, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टेग्लैंडिन हो गया, ये जननांगों के सिकुड़ने और फैलने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जिससे क्या हो सके, शिशु आसानी से जन्म ले सके। ठीक है। और जो इसमें जो शिशु पलता है तो इसके क्या होता है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, भ्रूणी तरल में होते हैं। और यह भ्रूणी तरल क्या करता है, इनको पोषण प्रदान करता है। और इसी भ्रूणी तरल पदार्थ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक शिशु के संपूर्ण विकास का हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इसे उल्बेधन कर सकते हैं या एमनियोसिंथेसिस कहा जाता है। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिशु में विकसित होने वाले सभी अंगों क्या किया जा सकता है, जांच पड़ताल किया जा सकता है।